Hello, good evening, and welcome all to this webinar. As we all know that managing compliances is not just a necessity, it's a business strength, especially for the MSME industries. So today in this webinar, we'll understand how busy will help the micro, small, and medium enterprise to stay 100% compliant while saving time, ignoring penalties, and ensuring a peace of mind. सो इस सेशन में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कैसे बिजी एमएसएमई कंप्लायंस को मैनेज करता है और सिंप्लीफाई करता है और अपने एमएसएमई इंडस्ट्रीज को एम्पावर करते हैं अकाउंटिंग और कंप्लायंसेस मैनेज करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एमएसएमई कंप्लायंस। सो एमएसएमई कंप्लायंस एक बेसिकली रेगुलेशन है और ये रिक्वायरमेंट या रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से सेट किया गया है फॉर दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इस रेगुलेशन के अंडर क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि रजिस्ट्रेशंस, जो कि उद्यम पोर्टल के थ्रू एमएसएमई इंडस्ट्रीज को रजिस्ट्रेशन करना होता है। रिपोर्टिंग्स मैनेज होती है और रिपोर्टिंग्स इन द सेंस एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट होती है, एमएसएमई फॉर्म्स होते हैं और बहुत सारे स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस भी मेंटेन किया जाता है। तो कुछ की पॉइंट्स के आधार पर समझते हैं, जैसे कि एमएसएमई कंप्लायंसेस मेंटेन करना मैंडेटरी है अंडर एमएसएमई एक्ट। और इसके अलावा गवर्नमेंट मॉनिटराइज करते हैं एमएसएमई फॉर्म 1 के थ्रू। तो गवर्नमेंट क्या मॉनिटराइज करते हैं, दैट इज कि जो एमएसएमई के सप्लायर होते हैं, अगर किसी एमएसएमई सप्लायर को आपने 45 डेज से लेट में पेमेंट किया है तो वो एमएसएमई फॉर्म्स के थ्रू वो ऑडिट कर पाते हैं। गवर्नमेंट ये मॉनिटर करते हैं कि एमएसएमई सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट मिल पाए ताकि उनको उनका कैश फ्लो प्रॉपरली मेंटेन हो पाए। बेसिकली एक गवर्नमेंट की तरफ से ये एक एमएसएमई को एम्पावरमेंट करने के लिए ये एमएसएमई एक्ट लाया गया है ताकि उनका कैश फ्लो प्रॉपर मैनेज हो पाए, उनको क्रेडिट एक्सेस अच्छे से मिल पाए एमएसएमई इंडस्ट्रीज को। तो ये मेन मोटो है गवर्नमेंट का। इसके अलावा पेनल्टी रिस्क हो जाती है अगर आप नॉन कंप्लायंसेस कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप एमएसएमई कंप्लायंसेस मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी की रिस्क हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एमएसएमई सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करते हैं, इससे एमएसएमई सप्लायर्स की जो क्रेडिट एक्सेस है वो अच्छी खासी बन जाती है। दैट मीन्स कि बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से उनको लोन लेने में दिक्कत नहीं होती है। उनको एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बैंक या फाइनेंशियल इंडस्ट्री एज ए लो रिस्क बोरोवर के हिसाब से देखते हैं और एक ट्रस्ट भी अच्छा खासा गेन होता है। तो ये मेन की पॉइंट्स है जिसके आधार पे बेसिकली जो है एमएसएमई कंप्लायंस मेंटेन होती है। तो मेन मोटो गवर्नमेंट का यही है कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज को एम्पावर कर पाए, उनकी कैश फ्लो को जो है इंक्रीज कर पाए और उन्हें एक बेटर जो है क्रेडिट एक्सेस मिल पाए। अब कुछ सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं। अगर हमें बिजी में एमएसएमई फीचर्स को यूज करने हैं तो क्या वो कॉन्फ़िगरेशंस हम मतलब कर सकते हैं बिजी से, उसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले तो अगर हम एमएसएमई फीचर्स को एनेबल करना चाह रहे हैं या यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें बिजी में ऑप्शन मिल जाएगा एमएसएमई टाइप और उद्यम नंबर मैनेज करने का या मेंटेन करने का। तो मैं एक बार प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब भी आप कंपनी ओपन करते हैं, अगर आपकी कंपनी कंपनी में आपको उद्यम नंबर मेंटेन करना है या एमएसएमई टाइप मेंटेन करना है या मेंशन करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर भी जा सकते हैं और अकाउंट्स टैब में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मेंटेन उद्यम नंबर। तो आप यहाँ से एमएसएमई टाइप, आपके कंपनी की एमएसएमई टाइप को मेंशन कर सकते हैं, अपनी कंपनी के उद्यम नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप्स है कि अगर आपको बिजी में एमएसएमई फीचर यूज करना है या एमएसएमई की डिटेल्स मेंटेन करनी है तो आपको पहले ये ऑप्शन को एनेबल करना है अकाउंट टैब से। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज कि अब जो ट्रेड्स है, मतलब कि ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, तो ये मैं सबसे पहले बता दूं व्हाट इज ट्रेड्स। ट्रेड्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपने इनवॉइसेस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से डिस्काउंटिंग करा के पेमेंट तुरंत कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आप कॉर्पोरेट क्लाइंट को बिल कर रहे हैं तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू उस कॉर्पोरेट क्लाइंट के
बिहाफ पे जो ट्रेड्स होंगे वो आपको पेमेंट प्रोवाइड करा देंगे। आप डिस्काउंटिंग मोड पे आप एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके इनवॉइस को सेल कर रहे हैं डिजिटल डिस्काउंटिंग मोड पे, और आप पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। फिर ट्रेड्स जो है कॉर्पोरेट क्लाइंट से वो पेमेंट को फर्दर कलेक्ट करेगा आपके बिहाफ पे। तो वो कॉर्पोरेट क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेड्स आपको पेमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एक ई डिस्काउंटिंग जो है प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अपने इनवॉइसेस को बेसिकली एक तरीके से डिस्काउंटिंग मोड पे सेल कर रहे हैं और पेमेंट्स तुरंत कलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होती है? इससे आप अगर आप एमएसएमई है, इंडस्ट्री है, तो आपकी कैश फ्लो जल्दी हो जाती है, कैश फ्लो मेंटेन करने में इजी हो जाती है। ठीक है, आपको तुरंत पेमेंट मिल जाता है, जिससे आपका कैश फ्लो मैनेज हो जाता है। नेक्स्ट जो है, ये ट्रेड्स को अगर हमें एनेबल करना है बेसिकली बिजी में, तो हम कहाँ से एनेबल कर सकते हैं? तो ये भी एक बिजी में आप देखेंगे तो एक बैंक इंस्ट्रूमेंटल डिटेल बोल का ऑप्शन आता है अकाउंट्स टैब के अंदर। तो ये हम अगर मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंटल डिटेल ऑन करते हैं तो आपको इनबिल्ट ट्रेड्स का इंस्ट्रूमेंटल टाइप ऑप्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आप इसको ऑन करते हैं और आप सेव करते हैं, तो आप जब भी पेमेंट करने जाइएगा या आप जो भी पैसा रिसीव करने जाइएगा, तो एनी टाइम अगर आप पेमेंट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उस टाइम आप बैंक सिलेक्ट करने के बाद आप जिसको भी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर जो भी अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, इसमें इंस्टेंट या इंस्ट्रूमेंट टाइप में आपको ट्रेड्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा? ये आपको रिपोर्ट में हेल्प करेगा कि कौन से वो पेमेंट्स है जो हमने ट्रेड्स के थ्रू एमएसएमई सप्लायर को किया है, या कौन से वो पेमेंट्स है जो ट्रेड्स के थ्रू हमारे पास कलेक्ट हुए हैं। मतलब अगर हम रिसीव भी कर रहे हैं तो भी हम ट्रेड्स के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से वो अमाउंट है जो हमने कस्टमर से ट्रेड्स के थ्रू रिसीव किए हैं। तो पेमेंट और रिसीव दोनों में हमें इंस्ट्रूमेंट टाइप या इंस्ट्रूमेंटल टाइप जो है ट्रेड्स वो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, जो सप्लायर होते हैं, बेसिकली देखिए फोकस तो यही होती है एमएसएमई कंप्लायंसेस की, कि हम अपने एमएसएमई सप्लायर्स जो होते हैं जिनसे आप मटेरियल परचेज करते हैं, वो अगर एमएसएमई इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, उनको हम कब पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसको बेसिकली उसकी ऑडिट होती है, उसको ट्रैक करते हैं गवर्नमेंट, वो मॉनिटरेट करते हैं कि आप एमएसएमई इंडस्ट्रीज को या एमएसएमई इंडस्ट्रीज को पेमेंट टाइमली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एक पीरियड होती है, टाइम होती है 45 डेज का, वो बेसिकली ऑडिट इन्फो रिपोर्ट में मैनेज किया जाता है या एमएसएमई फॉर्म 1 में मैनेज किया जाता है। तो अगर हम बिजी में भी एमएसएमई फॉर्म 1 में या ऑडिट इन्फो रिपोर्ट में ही वो मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक फील्ड्स है जो हमें मेंशन करनी होती है पार्टी मास्टर में। जैसे कि हम कोई क्रेडिटर पार्टी क्रिएट करते हैं बिजी में, तो आप देखेंगे कि जब हम कोई क्रेडिटर पार्टी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हमें बेसिकली एमएसएमई टाइप मेंशन करनी होती है, उद्यम नंबर मेंशन करनी होती है, पैन डिटेल वगैरह मेंशन करनी होती है। ठीक है, बाकी जीएसटी डिटेल होगा तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंडेट फील्ड है जो आपको मेंशन करनी होगी। तो ये भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है जो आप बिजी में सेट करेंगे, और इसके बेसिस पे आप जो है रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स क्या क्या हो सकती हैं? एक तो उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर मान के चलिए हमने बेसिकली पार्टी में एमएसएमई इंफॉर्मेशन फिलअप कर दिया और हमने उस एमएसएमई सप्लायर से परचेज कर लिया। ठीक है, तो परचेज जैसे हमने एक एमएसएमई सप्लायर से परचेज किया है, ठीक है, एसबीएल ट्रेडिंग कंपनी, ये हमारा एक एमएसएमई मीडियम इंडस्ट्री, स्केल इंडस्ट्री पार्टी है, सप्लायर है, और इसका उद्यम नंबर हमने मेंशन किया हुआ है। तो इनसे हमने जो है मटेरियल परचेज किया हुआ है। तो परचेज के बाद अगर हम इसको पेमेंट करने जा रहे हैं, तो पेमेंट हम कब कब कर रहे हैं? अगर हमने परचेज किया है 1/4 को और हमने उसको पेमेंट किया 10/4 को, ठीक है, तो एमएसएमई कंप्लायंस के अनुसार हम 45 डेज से पहले उसको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम शायद पूरा पेमेंट नहीं कर रहे, हाफ पेमेंट कर रहे हैं। तो जो भी हमारी पूरी बिल वैल्यू, उसमें से 1000 रुपए सपोज हम पेमेंट कर रहे हैं, जो कि हम 10/4 में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज कर लिया, फिर हमने पेमेंट कर दिया और हमने कुछ लमसम अमाउंट पेमेंट कर दिया, फुल अमाउंट हमने पे नहीं किया है फॉर एग्जांपल। तो उस केस में हम डिस्प्ले के अंडर हम आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट पे आ सकते हैं। उसमें हमें एक उद्यम नंबर वाइज पेबल का ऑप्शन मिल जाएगा, और सिमिलर वे में उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल पर। अगर हम कोई एमएसएमई कस्टमर को सेल कर रहे हैं, जो कस्टमर एमएसएमई इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, उसको अगर हम सेल कर रहे हैं और उससे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल हम उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल पे देखेंगे।
और अगर हम कोई सप्लायर जो एमएसएमई सप्लायर है उनसे मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं या कुछ अमाउंट पेंडिंग है, तो उसकी पेंडिंग रिपोर्ट अगर हमें देखनी है तो हम उद्यम नंबर वाइज पेबल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो हम एक बार में सारे सप्लायर्स की रिपोर्ट अगर देखना चाहें तो ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में जाके बिल वाइज में जाएंगे और यहाँ पर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट मेंशन कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ पेंडिंग डिटेल देखनी है तो हम पेंडिंग को सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दो पार्टीज दिख रहे हैं, दो सप्लायर दिख रहे हैं जिसके अगेंस्ट पे हमने परचेज किया था और अभी हमारा पेंडिंग है, मतलब अभी हमने जो भी अमाउंट रिसीव किया उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट पड़ा हुआ है वो पेंडिंग अमाउंट में दिखा रहा है। तो अगर हमें स्पेसिफिकली उद्यम नंबर वाइज पेबल रिपोर्ट निकालना है कि कौन से सप्लायर जिसका उद्यम नंबर मेंशन है उस सप्लायर के एंड पे हमारी अमाउंट ड्यू है, हमने पेमेंट अभी तक पूरा किया नहीं है, जो भी अमाउंट हमारी पेंडिंग है वो हमें अगर ट्रैक करना है तो हम उद्यम नंबर वाइज पेबल रिपोर्ट से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सारे परचेज के अगेंस्ट पे जो भी ट्रांजैक्शंस होगी और जो पेमेंट्स हम परचेज के अगेंस्ट पे एडजस्ट करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट्स, उसकी डिटेल्स हमें उद्यम नंबर वाइज पेबल रिपोर्ट्स में दिख जाएंगे। ठीक है, सिमिलर वे में अगर हम उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल में जाएंगे तो यहाँ पर हम सन्डी डेटर्स के रिलेटेड जो एमएसएमई कस्टमर्स होंगे जिनको हमने बिल रेज करके रखा हुआ है उसकी डिटेल अगर देखनी है तो हम इस रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और भी आता है, हो सकता है कुछ आपने सप्लायर या कस्टमर आपने क्रिएट किया जिस जहां पर आपने उद्यम नंबर मेंशन नहीं किया, तो बिजी एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको ये यूटिलिटी भी ये फिल्टरेशन भी मिल जाएगा कि आप रिपोर्ट खोलते वक्त ये भी ऑप्शन एनेबल कर सकते हैं, शो अकाउंट हैविंग उद्यम नंबर ओनली। दैट मीन्स बिजी आपको फिल्टर करके सिर्फ वही पार्टीज के नाम दिखा देंगे जिसके उद्यम नंबर आपने मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट फिल्टर करके दिखा देगा। ये आपको रिसीवेबल पे भी मिल जाएगा और ये आपको उद्यम नंबर वाइज पेबल ऑप्शन पे भी आपको ये फीचर मिल जाएगा कि अगर आपको सिर्फ उद्यम नंबर रिलेटेड पार्टीज की डिटेल देखनी है, किस किस पार्टी की पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, जिसको अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो उद्यम नंबर वाइज पेबल रिपोर्ट में आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट्स हैं हम बिजी से इजीली मैनेज कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं इस रिपोर्ट के थ्रू। सेम जैसे मैंने बताया उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल के अलावा उद्यम नंबर वाइज पेबल जो मैंने दिखाया, उद्यम नंबर वाइज पेबल जहां पर हम सप्लायर जो एमएससी में सप्लायर होते हैं क्रेडिटर्स उनकी बिल वाइज आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या रिपोर्ट होती है, एक होती है एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट। तो एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा फिर से एक बार आइडिया दे दूं कि आप जो भी एमएसएमई सप्लायर जो आपके होते हैं जिनसे हम मटेरियल परचेज करते हैं और उनको आप पेमेंट करते हैं, आप पेमेंट आप हो सकता है कि आपने 15 दिन बाद पेमेंट कर दिया, हो सकता है कि आपने 60 डेज बाद पेमेंट कर दिया या 45 डेज के बाद पेमेंट कर दिया। बट गवर्नमेंट क्या मॉनिटरेट करता है, गवर्नमेंट ये मॉनिटरेट करता है कि आपने एमएसएमई सप्लायर को 45 डेज के अंदर पेमेंट किया है कि नहीं किया है। आपने 45 डेज से पहले पेमेंट कर दिया या 45 डेज के बाद पेमेंट कर दिया, ये मेन जो है ट्रैकिंग होती है एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट में कि कितने ट्रांजैक्शंस हैं जो 45 डे ट्रांजैक्शंस हैं जिनका 45 डेज से पहले आपने पेमेंट कर दिया, कितने ऐसे वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसको आपने 45 डेज के बाद पेमेंट किया है। तो ये एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट से पता चल जाता है जो बिजी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट आप डिस्प्ले के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एमएसएमई ऑडिट इन्फो। ठीक है, तो इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप फिल्टर कर सकते हैं, आपको एक पार्टी का देखना है, मतलब एक सप्लायर का देखना है, ग्रुप ऑफ सप्लायर का देखना है, सारे सप्लायर का देखना है। तो जैसे अगर हम ग्रुप ऑफ अकाउंट में जाते हैं और यहाँ पर हमने सिंडिकेटर ले लिया और यहाँ पर हमें सपोज हमने ऑल कर दिया कि हम एडजस्टमेंट भी देखना चाह रहे हैं कि कब हमने रिसीव किया है, तो हम ऑल कर देंगे और मेन फंक्शन जो यहाँ का होता है वो है स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और बिल स्टेटस एज ऑन डेट। ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट हो गया, ये एंडिंग डेट हो गया, ये बिल स्टेटस एज ऑन डेट। तो एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट में ट्रैक कैसे होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 1/4 को बिल कर रहे हैं और आपने 10/4 को पेमेंट किया, तो टेक्निकली देखा जाए तो वो 45 डेज से पहले आप पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन आपने 1/4 को परचेज किया और आप पेमेंट कर रहे, आपने पेमेंट किया 30 सितंबर को, 30 सितंबर को, तो आपका 45 डेज एक्सीड हो जा रहा है। ठीक है, तो मेन जो कॉन्सेप्ट आता है या रिपोर्ट जो आप देखेंगे उससे आप स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के बेसिस पे ये रिपोर्ट जनरेट होती है, या आपके जो ट्रांजैक्शन डेट है और
ट्रांजैक्शन डेट से लेकर के आपके पेमेंट डेट, उसको कैलकुलेट करके आपको क्लैरिटी दे देगा इस रिपोर्ट में कि आपने 45 डेज से पहले पेमेंट किया है या उसके बाद पेमेंट किया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर पूरे साल का एक बार डेट डाल देते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा 2 सप्लायर है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या फील्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। एक तो एमएसएमई सप्लायर के कॉलम दिख रहे हैं, एमएसएमई सप्लायर के पैन डिटेल्स दिख रहे हैं, एमएसएमई स्टेटस जो एमएसएमई पार्टी हमने क्रिएट किया था अकाउंट मास्टर में जाके बिजी में, वहां पर हमने एमएसएमई स्टेटस, वो मीडियम इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो हम मेंशन किए और उद्यम नंबर मेंशन किए। ठीक है, इस पर आप देख सकते हो कितने वो ट्रांजैक्शन है जो लेस देन 45 डेज के अंदर है, तो या कितने वो पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो ये पहला कॉलम क्या बता रहा है, नंबर ऑफ पेमेंट्स वाया ट्रेड्स। अब इसमें 2 तरह की पेमेंट्स आप कर सकते हो, एक ट्रेड्स के थ्रू कर सकते हो आप पेमेंट, या एक आप जो है अदर इंस्ट्रूमेंटल मोड से आप पेमेंट कर सकते हो सकता है आईएमपीएस हो या एनएफटी के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो। तो पहला कॉलम में वो सारे पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस को कैलकुलेट करके बताएगा नंबर ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन कितने हैं जो ट्रेड्स के थ्रू हुआ है या वाया ट्रेड्स के थ्रू हुआ है, और वो भी 45 डेज या 45 डेज के कम में हुआ है। ठीक है, या 45 डेज के पहले हुआ है। तो इसमें आप देखोगे फिलहाल अभी एक ट्रांजैक्शन हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब देखिए कि टोटल परचेज बिल का टोटल वैल्यू है 6490, जो कि हमने 1/4 को परचेज एंट्री किया था। ठीक है, एकेएल ट्रेडर कंपनी से। अब एक्चुअल पेंडिंग अमाउंट हमारा 2490 है, बट इसका एडजस्टमेंट हमें दिख रहा है कि कब कब हमने पेमेंट किया। तो एक पेमेंट हमने जो है 10/4 को किया, 10/4 को कितना रुपए पेमेंट किया था, 1000 रुपए। तो अगर हम 1/4 से कैलकुलेट करें, 1/4 हमारा परचेज बिल परचेज डेट है, तो 1/4 से 10/4 कितना होता है कि अगर हम 1/4 से 10/4 कैलकुलेट करें तो 45 डेज से पहले ही हमारा पेमेंट दिखा रहा है, एंट्री हमने पेमेंट किया है। तो ये जो 1000 रुपए हमने पेमेंट किया है ये हमें इस कॉलम में दिखा रहा है, लेस देन 45 डेज अमाउंट के कॉलम में दिखा रहा है। तो यहाँ पर नंबर्स दिखा रहा है कि कितने पेमेंट एंट्रीज है। अभी एक ही पेमेंट एंट्री है जो 1000 रुपए मैं देख रहा हूँ, एक ही एंट्री है 1000 रुपए का जो हमने 45 डेज के अंदर किया है। तो एक ही पेमेंट वाउचर है, तो यहाँ पर वैल्यू मतलब टोटल के हिसाब से 1 पेमेंट वाउचर दिखा रहा है और अमाउंट के हिसाब से 1000 रुपए दिखा रहा है इस पार्टी के। अभी फिलहाल हम लोग किस पार्टी का देख रहे हैं, एकेएल ट्रेडर्स कंपनी का देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स वाया अदर पेमेंट मोड्स। अगर ट्रेड्स के थ्रू हमने पेमेंट नहीं किया है लेकिन हमने 45 डेज से पहले पेमेंट कर दिया, लेकिन ट्रेड्स के थ्रू पेमेंट नहीं किया, तो उसका भी ट्रैकिंग एमएसएमई ऑडिट रिपोर्ट पे हम कर सकते हैं, इन्फो रिपोर्ट पे। जैसे आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन है, वो भी 1000 रुपए का। तो अगर हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो हमने एक और पेमेंट एंट्री पास ऑन किया था 1000 रुपए का, जो 30/4 को। तो अगर आप 1/4 से 30/4 कैलकुलेट करें तो 45 डेज एक्सीड नहीं कर रहा है, 45 डेज से पहले ही हम पेमेंट कर दिए हैं 1000 रुपए इस बिल के अगेंस्ट पे। तो ये भी 1000 रुपए हमारा इस कॉलम पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि लेस देन है, लेकिन अदर देन पेमेंट मोड। क्योंकि अदर देन पेमेंट मोड इसीलिए, अगर आप इस एंट्रीज को चेक करेंगे तो इसमें देखेंगे कि हमने ये एंट्री आईएमपीएस के थ्रू किया है, तो यहाँ पर ट्रेड्स हमने यूज नहीं किया है। लेकिन जो ये पहला वाला 1000 रुपए जो 10/4 को किया था, वो हमने जो पेमेंट किया था वो हमने ट्रेड्स के थ्रू किया था। ठीक है, अब देख सकते हो ये ट्रेड्स के थ्रू किया गया था पेमेंट। तो इसीलिए जो 1000 रुपए ट्रेड्स के थ्रू पेमेंट किया गया था वो ट्रेड्स वाले कॉलम में दिख रहे हैं, और जो बिना ट्रेड्स के थ्रू पेमेंट किया गया था, जो अदर मोड है, अदर इंस्ट्रूमेंटल मोड है, आईएमपीएस हो सकता है, एनएफटी हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, तो वो हमें इस कॉलम में दिखा देंगे, नंबर ऑफ पेमेंट वाया अदर पेमेंट मोड्स और अमाउंट पेड वाया अदर मोड्स। ठीक है, तो ये पेमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाते हैं इनवॉइसेस पे। तो कितने वो इनवॉइसेस है या कितने वो इनवॉइसेस जो पेड है जो 45 डेज से ग्रेटर है। तो अगर आप देखोगे तो 2000 हमने जो 2000 रुपए पेमेंट किया है वो भी इसी परचेज बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया था, जो 1/4 को परचेज बिल, और इसका पेमेंट हमने किया था जो है 30/3 को। मतलब अभी जैसे अगर ये 1 अप्रैल 2025 को एंट्री किया गया था, और तो हमने पेमेंट किया था 30/3/2026 को। ठीक है, सपोज इसको हमने अप्रैल या मार्च के 26 को हम पेमेंट किए हैं फॉर एग्जांपल, तो आप देखोगे तो ये 45 डेज से ज्यादा एक्सीड हो रहा है 2000। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ग्रेटर देन 45 डेज में फिर ये 2000 का एंट्री दिखा रहा है, ये पेमेंट एंट्री दिखा रहा है। तो एक ही पेमेंट एंट्री है, तो इनवॉइस भी एक ही बना है, तो उसके अगेंस्ट में हमने एक ही पेमेंट एंट्री किया, तो वो भी हमें 2000 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बट ये ग्रेटर देन 45 डेज है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो
363 डेज दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको मान के चलिए, हमने इसको 30 दिन के अलावा हमने इसको 30/6 कर लिया, 2025 कर लिया, और इस बिल के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया, तो भी आपका क्लियरेंस डेट जो 90 दिन आता है, 90 डेज, 45 डेज एक्सीड कर रहा है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको ग्रेटर देन 45 डेज में फिर भी अभी भी दिखा रहा है 2000, क्योंकि ये 45 डेज एक्सीड कर रहा है, 90 डेज हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम ट्रांजैक्शन डेट से कैलकुलेट करें तो ये 2000 हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो ग्रेटर देन 45 डेज वाले अमाउंट पेड वाले कॉलम है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेंडिंग में। तो पेंडिंग इनवॉइसेस आप देखोगे तो लेस देन 45 डेज का जीरो दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर रिपोर्ट चेक कब कर रहे हैं, बिल स्टेटस एज ऑन 30/3/2026 को चेक कर रहे हैं, मतलब 1/4 से लेकर के 30/3/2026 के डेट रेंज पे हम ऑडिट इन्फो रिपोर्ट देख रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं जो 45 डेज के नीचे है, क्योंकि हमने परचेज एंट्री जो किया था वो परचेज एंट्री हमारा 1 अप्रैल का था, और हम 30/3/2026 के स्टेटस जो दे रहे हैं, बिल स्टेटस एज ऑन डेट जो दे रहे हैं वो 30/3/2026 दे रहे हैं। तो अगर हम एज ऑन डेट के बेसिस पे रिपोर्ट चेक करें तो 45 डेज से एक्सीड हो रहा है मेरा ये परचेज वाउचर। तो फिर हमारे यहाँ पर पेंडिंग इनवॉइस लेस देन 45 डेज में कोई ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, या आउटस्टैंडिंग अमाउंट में कोई ट्रांजैक्शंस या कोई वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम ग्रेटर देन में देखें तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप डेट रेंज आपने सेट किया है वो 1/4 से 30/3 सेट किया, और स्टेटस देख रहे हैं एज ऑन 30/3/2026 से स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो आपने ट्रांजेक्शन किया 1/4/2000 को, तो 1/4 से लेकर के 30/3 मतलब कि आपका 363 डेज हो जा रहा है, तो 45 डेज से ग्रेटर ही हो रहा है, तो ये इस कॉलम में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर डेट चेंज कर देता हूँ, मैंने परचेज किया था 1 अप्रैल को, और मैं सपोज इसको देख रहा हूँ 30 अप्रैल को देख रहा हूँ, एज ऑन डेट भी मैं 30 अप्रैल कर रहा हूँ 2025। तो देखेंगे जो ग्रेटर देन वाले कॉलम में आ रहा था इनवॉइस की डिटेल, वो अभी लेस देन कॉलम में आ जाएगा। देखिए ग्रेटर देन में 0 हो गया, अब ये देखिए लेस देन वाले कॉलम पे आ गया, यही वाउचर लेस देन वाले कॉलम पे आ गया। तो इस पे आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट ग्रेटर देन 45 डेज में 0 हो गया, क्योंकि हम बिल स्टेटस एज ऑन कब देख रहे हैं, 30/4 को, और हमने परचेज एंट्री कब हमने रिकॉर्ड किया था 1/4 को। तो अगर 1/4 से 30/4 तक देखेंगे तो हमारा 45 डेज एक्सीड नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जो हम रिपोर्ट चेक कर रहे हैं वो हम डेट रेंज के बेसिस पे चेक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा कैलकुलेट कर रहा है कि वो ट्रांजैक्शन 45 डेज के अंडर आ रहा है या 45 डेज को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन डेट से लेकर के हमारी पेमेंट डेट्स को कैलकुलेट कर रहा है, और रिपोर्ट जो दिख रहे हैं हम वो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट और बिल स्टेटस एज ऑन डेट के बेसिस पे हम रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्शंस दिख रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट में पता चल जाएगा, या आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके जो भी एमएसएमई सप्लायर्स हैं उनको आपने 45 डेज के अंदर पेमेंट किया है, या उसकी लेट में आपने पेमेंट किया, 45 डेज के बाद आपने पेमेंट किया है, या अगर किया है तो कौन से वो ट्रांजेक्शन है, या कितने इनवॉइसेस है, या कितने अमाउंट है जो आपकी आउटस्टैंडिंग भी है या आपने पेमेंट करके रखा है। तो दोनों यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एक तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के भी कॉलम्स हैं कि कितने वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो 45 डेज से कम या 45 डेज से ज्यादा पड़े हुए हैं, और कितने वो इनवॉइसेस हैं जिसका आपने पेमेंट 45 डेज या 45 डेज के कम में पेमेंट कर दिया है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग और पेमेंट अमाउंट 45 डेज, ग्रेटर देन 45 डेज और लेस देन 45 डेज, इस को ट्रैक करके एमएसएमई ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करा रहा है। तो बेसिकली आपको ये एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट से आपको ये चीज को कंप्लीटली आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और अपने कंप्लायंसेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा रिपोर्ट या फॉर्म होता है, दैट इज एमएसएमई फॉर्म 1। तो ये बेसिकली हाफ ईयरली रिटर्न होता है। ठीक है, ये एक इस फॉर्म 1 को अगर आप या एमएसएमई सप्लायर जब फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट ट्रैक कर पाता है या मॉनिटरेट कर पाता है कि उनको टाइमली पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट का मेन मोटो ये है कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज को एम्पावर करने, उनके क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाना, ठीक है, उनके
उनको जो है एज ए लो रिस्क बोरोवर के हिसाब से देखना, अगर वो लोन लेना चाह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर से या फाइनेंशियल सेक्टर से, ताकि उनको इजीली लोन मिल पाए। तो मेन मोटो गवर्नमेंट का यही है कि एमएसएमई फॉर्म 1 के थ्रू वो मॉनिटर कर पाएगा कि उस एमएसएमई सप्लायर को जो है, या अगर आप ये फॉर्म 1 आप जनरेट कर रहे हैं तो ये फॉर्म 1 आपको फाइल करना है हाफ ईयरली। इससे पता चल जाएगा कि आप अपने एमएसएमई सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एमएसएमई फॉर्म 1 की एक रिपोर्ट मिल जाएगी, जो आप प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एमएसएमई फॉर्म 1 का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सारे परचेज एंट्रीज ही दिखेंगे एमएसएमई फॉर्म 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब पार्टी वाइज या ग्रुप वाइज आप देखोगे तो आप प्रीव्यू करेंगे, तो प्रीव्यू में आपको फॉर्म का 1 का जो है रिपोर्ट मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। पहले तो कंपनी इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो कंपनी इंफॉर्मेशंस पे क्या क्या आता है, इसमें आपने आपकी कंपनी की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ रिटर्न पीरियड, कौन से डेट से कौन से डेट की रिटर्न आप फाइलिंग कर रहे हैं। बेसिकली ये हाफ ईयरली रिटर्न होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलरली हाफ ईयरली रिटर्न ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज मोर देन 45 डेज टू माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक, so please report all outstanding amount that are due for more than 45 days or were liquidated after 45 days of acceptance of goods and services। मतलब ये एमएसएमई फॉर्म 1 से गवर्नमेंट ये मॉनिटर कर पाएगा कि आप 45 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री के सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, या 45 डेज के बाद आप एमएसएमई इंडस्ट्री को सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म्स हाफ ईयरली फाइलिंग करनी होती है। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज में देखोगे तो यहाँ पर वो सारे सप्लायर्स की डिटेल आ जाएंगे जिससे आपने परचेज किया और जिसको आपने ट्रेड्स या अदर मोड के थ्रू पेमेंट किया है, और जो 45 डेज के अंदर है या 45 डेज के बाहर है, मतलब लेस देन 45 डेज के ट्रांजेक्शन है या ग्रेटर देन 45 डेज के ट्रांजेक्शन है। तो ये जैसे एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट्स में मैं दिखा रहा था, यही सेम चीज आपको एमएसएमई फॉर्म 1 पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है फॉर्म 1 रिपोर्ट्स आपको बिजी में मिल जाएगा, और आपकी जो एमएसएमई की जो कंप्लायंसेस है वो आप इजीली बिजी से मैनेज कर सकते हैं। ये फॉर्म के थ्रू आप जो है ट्रैक कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप फाइल कर सकते हैं हाफ ईयरली, और अपने एमएसएमई कंप्लायंसेस को इजी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एफएक्यूज को समझ लेते हैं जो जनरली हमारे माइंड पे आते होंगे जब हम एमएसएमई के रिलेटेड कुछ या एमएसएमई कंप्लायंस को मैनेज करने जाएंगे सॉफ्टवेयर में। तो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे माइंड पे आए, तो जैसे कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस है, हाउ डज बिजी हेल्प इन एमएसएमई कंप्लायंसेस। जैसे कि मैंने दिखाया कि बिजी आपको एमएसएमई टैगिंग का एक ऑप्शन दे देगा। जो भी आप सप्लायर या मतलब जो भी आप पार्टी क्रिएट करेंगे अकाउंट मास्टर में जाके, वहां पर आप एमएसएमई की इंफॉर्मेशंस को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपने एमएसएमई टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, एमएसएमई के उद्यम नंबर मेंशन कर सकते हैं, मतलब आप अपने सप्लायर के साथ एमएसएमई डिटेल्स को ट्रैक कर सकते हैं, और आप जो है आपकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज और ऑडिट रेडी रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं बिजी से, और एमएसएमई फॉर्म 1 को भी जनरेट कर सकते हैं एज पर एमसीए गाइडलाइंस। तो आपको जो भी रिपोर्ट्स देखनी है वो डिस्प्ले के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप उद्यम नंबर वाइज टेबल रिपोर्ट देख सकते हैं, एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट देख सकते हैं, और अगर आपको एमएसएमई फॉर्म 1 जनरेट करना है तो आप प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर आपको एमएसएमई फॉर्म 1 मिल जाएगा। आप यहाँ से एमएसएमई फॉर्म 1 को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एफएक्यूज को समझते हैं, वेयर टू आई एंटर एमएसएमई डिटेल इन बिजी। तो अगर आपकी कंपनी एमएसएमई इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो आप अपनी एमएसएमई डिटेल्स कहाँ पर फिलअप करेंगे। तो आपको जो है एक तो आप पार्टी मास्टर में भी आप एमएसएमई डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं पार्टी के लिए जो आपके सप्लायर्स हैं। इसके अलावा अगर आपके कंपनीज की एमएसएमई डिटेल्स आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अकाउंट्स में जाके आप यहाँ पर भी एमएसएमई उद्यम नंबर को एनेबल कर सकते हैं फीचर्स को, और एमएसएमई टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं और उद्यम नंबर मेंशन कर सकते हैं। उद्यम नंबर मतलब जो उद्यम पोर्टल पे एमएसएमई इंडस्ट्रीज को रजिस्टर करते हैं वो उनको एक उद्यम नंबर मिलता है, वो उद्यम नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। सिमिलर वे में अगर किसी सप्लायर का जो एमएसएमई सप्लायर उसकी आपको उद्यम नंबर मेंटेन करनी है तो आप पार्टी मास्टर या सप्लायर जहां पर आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर भी जाके आप एमएसएमई टाइप्स और उद्यम नंबर को फिलअप कर सकते हैं उस सप्लायर के।
ठीक है, तो ये बिजी आपको प्रोवाइड कर देगा ऑप्शन जहां से आप एमएसएमई डिटेल्स को फिलअप कर सकते हैं, आपकी कंपनी की और अपने आपकी पार्टीज की भी। थर्ड क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज ट्रेड्स इंस्ट्रूमेंटल टाइप एंड हाउ इज इट यूज इन बिजी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेड्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस जहाँ पर आप बेसिकली देख एक अगर सिंपल भाषा में समझे तो आप बेसिकली उस प्लेटफॉर्म पे अपने इन्वॉइसेस को सेल कर रहे हैं डिस्काउंटिंग में, और उस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को आप एक तरीके से सेल कर रहे हैं, वो आपको पेमेंट प्रोवाइड करा रहा है। मतलब आप अगर किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट को बिल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर आप ट्रेड्स के थ्रू आपने अपने इन्वॉइसेस को सेल आउट कर दिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्काउंटिंग में, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या ट्रेड्स के थ्रू आपको पेमेंट मिल जाएंगे। बाकी ट्रेड्स का काम रहेगा वो कॉर्पोरेट क्लाइंट से पेमेंट को कलेक्ट करना। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे आपका कैश फ्लो मेंटेन हो जाता है, आपको टाइमली पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, तो आपकी ट्रेड एक्सेस भी अच्छी खासी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ट्रेड्स एक डिजिटल इन्वॉइसिंग डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है, और अगर आप ट्रेड एनेबल करते हैं तो आप बेसिक की मेंटेन बैंक इंस्ट्रूमेंट में डिटेल से आप ट्रेड ट्रेड फीचर्स को यूज कर सकते हैं। एनेबल करके आप ट्रेड फीचर्स को आपके ट्रांजैक्शन पे, पेमेंट या रिसिप्ट ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं, ताकि आप हमें अपने एमएसएमई इन्वॉइसेस डिस्काउंटिंग को कैप्चर कर पाए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन ये आता है, कैन बिजी ट्रैक एमएसएमई आउटस्टैंडिंग ड्यूज बियॉन्ड 45 डेज। तो यस, ऑब्वियसली, जैसे हमने बताया कि आप एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट से आप ये निकाल सकते हैं कि कौन से वो ट्रांजैक्शन है जो, या कौन से वो ट्रांजैक्शन इनवॉइसेस है जिसका पेमेंट हमने 45 डेज के बाद किया है या 45 डेज से पहले ही कर दिया है, कितने वो पेंडिंग अमाउंट है जो 45 डेज के अंदर है या 45 डेज के बाद है। तो वो हम ट्रैक कर सकते हैं ऑडिट इन्फो रिपोर्ट से, और सेम टू सेम चीज़ हम एमएसएमई फॉर्म 1 कंप्लायंसेस भी मैनेज कर सकते हैं, एमएसएमई फॉर्म 1 के कंप्लायंसेस भी मैनेज कर सकते हैं। तो ये हम एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये आपको जो है आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले के अंदर आप जाएंगे तो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर आपको एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर आप सारे सप्लायर्स की एक बार में देखना चाह रहे हैं तो आप जो स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट मेंशन करेंगे, जिस डेट के बेसिस पे आप रिपोर्ट को मेंटेन करना चाह रहे हैं या रिपोर्ट को व्यू करना चाह रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको ये डिटेल बता देगा कि इसमें लेस देन 45 डेज के कितने वो पेमेंट एंट्रीज है जो ट्रेड्स के थ्रू हुए हैं या बिना ट्रेड के थ्रू हुए हैं, और कितने वो इन्वॉइसेस है, पेंडिंग इन्वॉइसेस जो ग्रेटर देन 45 डेज से पड़े हुए हैं पेंडिंग अमाउंट, या लेस देन 45 डेज के अंदर पेंडिंग अमाउंट पड़े हुए हैं। ठीक है, एक तो पेमेंट अमाउंट और एक पेंडिंग अमाउंट, तो दोनों ही आप 45 डेज से ज़्यादा या 45 डेज से कम की डिटेल्स को आप एमएसएमई ऑडिट इन्फो रिपोर्ट से ट्रैक कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे आप प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाएंगे तो यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट से एमएसएमई फॉर्म 1 भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जो आप हाफ ईयरली रिटर्न मैनेज करना चाहेंगे तो आप यहाँ से एमएसएमई फॉर्म 1 को भी आप जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप हाफ ईयरली रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। ठीक है, इसको देख के आप हाफ ईयरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट मॉनिटर कर पाएगा कि आप एमएसएमई इंडस्ट्रीज को टाइमली पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इस एमएसएमई फॉर्म 1 ऑटो जनरेटेड बिजी? यस, जैसे मैंने दिखाया कि आप एमएसएमई फॉर्म 1 को ऑटो जनरेट कर सकते हैं बिजी से। आपकी एज पर दी ट्रांजैक्शन आपकी एमएसएमई फॉर्म 1 जनरेट हो जाएगी। आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो पीडीएफ एचटीएमएल मोड पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसकी डिटेल्स जो है आप ईमेल करना चाहे तो आप इसको आगे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एमएसएमई फॉर्म 1 रिलेटेड मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इज बिजी सॉफ्टवेयर सुटेबल फॉर ऑल एमएसएमई बिजनेस? यस, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि बिजी में एमएसएमई की जो ट्रैकिंग डिटेल्स है वो मैनेज हम कर पा रहे हैं, एमएसएमई फीचर्स हम यूज़ कर पा रहे हैं, एमएसएमई की फॉर्म 1 रिपोर्ट्स को हम मेंटेन कर पा रहे हैं ऑटोमेटेड वे में। तो हम जितनी भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है अक्रॉस इंडस्ट्रीज है, चाहे वो रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस इंडस्ट्री या होलसेलर हो, उसकी उनकी सारे अकाउंटिंग्स, उनके सारे कंप्लायंसेस को हम बिजी से इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बेस्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या बेस्ट फीचर्स बिजी प्रोवाइड करता है एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए। तो एक तो सेल एंड परचेज एनालिसिस रिपोर्ट ग्राफिकल मोड पे आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे बिजी में तो आप
सेल रिपोर्ट या परचेज रिपोर्ट आप आइटम वाइज, मतलब कौन सा आइटम ज्यादा बिक रहे हैं, या आपको आइटम वाइज एनालिसिस करना है, क्वार्टरली मंथली करना है, या पार्टी वाइज एनालिसिस करना है, तो आप फुल ग्राफ व्यू में ये कर सकते हैं। जो डिस्प्ले के अंदर अगर आप जाएंगे, सेल एनालिसिस के अंदर जाएंगे, पार्टी वाइज में जाएंगे या आइटम वाइज में जाएंगे, मंथली देखना है, क्वार्टरली देखना है, सारे आइटम्स का देखना है या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइटम्स के देखने हैं, तो यहाँ पर जैसे आप रिपोर्ट ओपन करेंगे तो इसको डबल क्लिक करने से फुल व्यू में बता देगा कि ये आइटम कितने क्वांटिटी बिक रहे हैं, अप्रैल महीने में कितने क्वांटिटी बिका, मई महीने में कितना क्वांटिटी बिका। तो एक एनालिसिस रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं आइटम वाइज, पार्टी वाइज। ठीक है, तो इसकी कई सारे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। एक वन पार्टी ऑल आइटम वाइज कर सकते हैं, ऑल आइटम वन पार्टी वाइज कर सकते हैं। हर तरीके की रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं बिजनेस से। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट, जैसे हमने देखा कि वो एमएसएमई की आउटस्टैंडिंग एनालिसिस रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। उद्यम नंबर वाइज पेबल रिपोर्ट्स या उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल रिपोर्ट्स, ये हम मैनेज कर सकते हैं बिजनेस से। इसके अलावा ऑटो पेमेंट रिमाइंडर, तो बिजी में एक फीचर ये भी है कि हम अगर चाहें तो बिजी से डायरेक्टली पेमेंट रिमाइंडर जो आउटस्टैंडिंग है वो हम अपने कस्टमर्स को या सप्लायर्स को, नॉर्मली कस्टमर्स को हम पेमेंट रिमाइंडर भेजते हैं, तो कस्टमर्स को हम ऑटो पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं बिजी एजेंट के थ्रू। ठीक है, तो इसकी बिजी एजेंट की कई सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे तो वहां से बिजी एजेंट एक यूटिलिटी आता है जिससे आप ऑटो पेमेंट रिमाइंडर शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो बैक एंड में क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली पेमेंट स्टेटमेंट जो है रिमाइंडर के हिसाब से मेल पे उस कस्टमर को चले जाएंगे जिसका पैसा ड्यू है आपके कंपनी में। ठीक है, तो वो ऑटो पेमेंट रिमाइंडर की जो फीचर है वो भी आपको बिजी में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑडिट ट्रेल, आप ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट से आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके यूजर्स होंगे जिसको आपने राइट दे के रखा है, जो भी एंट्रीज कर रहे हैं, या अगर कोई भी यूजर मॉडिफाई कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शन में एडिट कर रहा है, तो उसकी कंप्लीट ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट या ऑडिट हिस्ट्री आप निकाल सकते हैं। क्रेडिट लिमिट, कस्टमर के लिमिट सेट करना हो कि अगर मैं उसको उधार पे 1 लाख रुपए का लिमिट दे रहा हूँ, so if I need to set a credit limit that after exceeding the limit the customer or I would not able to record a transaction against that particular customer if the limit get exceeded, so any kind of warning or blocking system is available, so that is available. Okay, इसके अलावा इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, इफ आपने अगर कोई कस्टमर पे आपने इंटरेस्ट रेट डिफाइन करके रख दिया और उसका आपने सेट कर दिया, उसका ड्यू डेज है 10 दिन, 10 दिन के बाद पेमेंट करेगा तो ये पर डे उसका 2% करके इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा ड्यू ड्यू अमाउंट के साथ। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आप मैनेज कर सकते हैं, जिसकी रिपोर्टिंग्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, बिल रिसीवेबल वाइज कौन से बिल के अगेंस्ट में कितना ड्यू है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट आप फ्लैट रेट मोड पे भी आप यहाँ पर इंटरेस्ट डाल सकते हैं, और अगर आपने पार्टी मास्टर पे मेंशन करना चाहते हैं इंटरेस्ट, तो आप जो है पार्टी मास्टर पे भी आप इंटरेस्ट परसेंटेज को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आप डिफाइन करने के लिए आप चाहें तो आप कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे आप अकाउंट्स के अंदर आप जो है इंटरेस्ट डिटेल्स को ऑन कर सकते हैं और आगे इसको यूज कर सकते हैं। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट को अगर आपने ऑन कर लिया तो आप हर कस्टमर मास्टर्स पे जब आप कस्टमर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ये कस्टमर है इसमें आप इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आप ड्यू डेज मेंशन करेंगे उससे एक्सीड होगा तो उस कस्टमर के ड्यू अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा, जो अगर आपने जो भी इंटरेस्ट रेट मेंशन करके रखेंगे। अदर और एल्स आप जो है रिपोर्ट देखते वक्त भी आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट के बेसिस पे आप रिपोर्ट देखते वक्त आप यहाँ पर भी इंटरेस्ट पुटअप कर सकते हैं, जिस इंटरेस्ट के बेसिस पे आप इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ड्यू अमाउंट के ऊपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा देगा अगर कोई अमाउंट ड्यू पड़ा हुआ है तो उसके बेसिस पे। इसके अलावा अनबिल पार्टीज, सो यू कैन ट्रैक दोज पार्टीज दैट यू हैव नॉट डन एनी ट्रांजैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम विद दोज पार्टीज। सो आपको वो सारे पार्टीज की भी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आपका जो है अनबिल पार्टीज जो यहाँ पर अकाउंट समरी के अंदर आपको मिल जाएंगे अनबिल पार्टीज। सो कितने वो पार्टीज है जिनसे हमारी बहुत दिन से एंट्रीज नहीं हुए, तो वो सारे अनबिल पार्टीज के नाम दिखा देंगे। लास्ट कब बिल हुआ था उस पार्टी को वो डेट भी बता देगा, उसके बाद से अभी तक कोई बिल हुआ नहीं उस पार्टी का। तो हम ये ट्रैक कर सकते हैं। ये हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचोगे तो काफ़ी हेल्पफुल होती है इस तरह की रिपोर्ट्स, ताकि हम ट्रैक कर पाए कि कौन से वो पार्टीज है जिनसे हमारी ट्रांजैक्शंस हुई नहीं रही है, तो हम उसको आगे कॉल कर सकते हैं या उससे आप फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट जीएसटी, आप कंप्लीट जीएसटी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप
आपको पता है कि बिजी में आपको एक ऑटोमेटेड जीएसटी का सॉल्यूशन मिल रहा है, आप जीएसटी रिटर्न्स आप डायरेक्ट अपलोड कर पा रहे हैं बिजी से, आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं, आप रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट मेंटेन कर पा रहे हैं, आप 2A 2B का रिकॉन्सिलेशन मैनेज कर पा रहे हैं, या आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं आपके बुक्स के साथ आपके जेसन डेटा का। इसके अलावा आप रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक कर पा रहे हैं, आप जीएसटी नंबर से पार्टी क्रिएट कर पा रहे हैं, आप जीएसटी समरी रिपोर्ट के थ्रू आप जीएसटी की टैक्स एडजस्टमेंट एंट्रीज को ऑटोमेट कर पा रहे हैं। तो जीएसटी की जितनी भी सॉल्यूशंस हैं वो ऑटोमेटिक मोड पे और फास्ट और रिलायबल मोड पे आपको बिजी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए काफी नीडेड फीचर होती है। ठीक है, इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस रिपोर्ट, जो भी आप सेल्स कर रहे हैं उस पर अगर आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं या आप पेमेंट करते वक्त आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्टिंग भी आप मैनेज कर सकते हैं टीडीएस में। जैसे आप फॉर्म 26 या 24 क्यू एनेक्स वगैरह भी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने टीडीएस टीसीएस को ऑन कर लिया यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसके रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स को आप जनरेट कर सकते हैं। तो आप डिस्प्ले के अंदर देखेंगे तो टीडीएस और टीसीएस की रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको फॉर्म 26 क्यू एनेक्स्टर मिल जाएगा। ठीक है, आप टीसीएस कलेक्शन डिटेल्स निकाल सकते हैं, फॉर्म 27 क्यू एनेक्स्टर आप निकाल सकते हैं टीसीएस के रिलेटेड। ठीक है, तो टीडीएस के ऑडिट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप कंप्लीटली बेसिस से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म 16A आप जनरेट करना चाहे तो फॉर्म 16A भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्टैट्यूटरी चीज़ें हैं जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड होती है, जो बिजी फुलफिल करेगा। मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, मतलब कि अगर आपको आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट देखनी है या बिल वाइज देखनी है तो एमआईएस रिपोर्ट के अंदर भी आप प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। बिल वाइज है, पार्टी वाइज है, आइटम वाइज है। तो ये भी एक बिजनेस ओनर के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड रिपोर्ट होती है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है एक आइटम का और मैंने कितने में सेल किया, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या चल रहा है, मतलब जीपी रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। अगर मुझे देखना है तो हम वो एमआईएस रिपोर्ट के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट में जाके बिल वाइज देखना चाहे तो बिल वाइज भी देख सकते हैं, आइटम वाइज देखना चाहे तो आइटम वाइज भी देख सकते हैं। तो बिल वाइज अगर मुझे दिखाना पड़े तो हम बिल वाइज भी चेक कर सकते हैं कितना मेरा कॉस्ट प्राइस बन रहा है और कितने में मैंने बेचा है, तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन पे या से लॉस कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे। तो हम बिल वाइज देख सकते हैं। अगर हमें आइटम वाइज देखनी है तो हम आइटम वाइज भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड रिपोर्ट होता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होती है या मोस्ट नीडेड फीचर होता है। एक अगर आप अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, आपके अकाउंटिंग की डेटा मैनेज कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर पे, तो सबसे बड़ा प्रायोरिटी वही होता है कि मेरा डेटा सिक्योर रहे, मेरा डेटा जो है उसकी बैकअप रहे, ताकि अगर मेरे सिस्टम में कई इश्यूज आ रहे हैं सो आई कैन रिकवर माई डेटा। सो बिजी इज गिविंग एन ऑटो बैकअपिंग फीचर थ्रू बिजी एजेंट। सो बिजी एजेंट के थ्रू आप ऑटो बैकअपिंग प्रोसेस को मेंटेन कर सकते हैं। बैकएंड में आपका बैकअप लोकल ड्राइव और गूगल ड्राइव पे चला जाएगा। सो यू कैन टेक योर बैकअप इन लोकल ड्राइव एज वेल एज इन गूगल ड्राइव। सो दैट प्रोसेस विल बी डन ऑटोमेटिकली फ्रॉम बिजी एजेंट। You no need to do manually anything in busy, so it will be taken care through busy agent. So that's all from my side. Further, if anybody having any queries or any doubt, you can share your queries and doubt in our QA chat box, or for further assistance, you can connect to our help desk number.